गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था सेलों के संयोजन के बारे में, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समानतम संयोजन, ठीक है। आपसे कहा था इस पे मॉड्यूल के अंदर 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको करके आना। तो डेफिनेट आप करके भी आए होंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा और 2-3 एग्जाम्पल आपको और समझाऊं मैं क्या है। देखिए तो बच्चों, यहाँ पे पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। आपसे कह रहा है यदि दो सेल, मतलब चलो यूं समझें कि दो सेल, जो इस डायग्राम को देखो, इसमें एक सेल है और एक सेल कनेक्टेड है आपस में, और ये प्रतिरोध R जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2E, R1 है, ये E, R2 है, और ये रेजिस्टेंस R है। दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्योंकि इसे एक सिंगल लूप दिख रहा है तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा सही। अब वहाँ पे देखिए, ये वाला सेल तो धारा इधर देना चाहता है, क्योंकि इसका प्लस इधर से ना इधर धारा देना चाहता है। इसका सेल, ये सेल है, इधर धारा इधर देना चाहता है। लेकिन मतलब दोनों सेल क्या है? विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं। विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हैं तो धारा किसके अनुसार प्रवाहित होगी? जो बड़ा सेल है। बड़ा सेल कौन सा है? ये वाला। तो इसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी। तो ये 2E सेल है, बड़ा सेल है, धारा इसके अनुसार जाएगी इस तरह से, इस दिशा में, ठीक है। तो जब भी दो सेल विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो बड़े वाले सेल के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। ये अपन ने दिखा दी, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यदि सेकंड सेल का टीपीडी मतलब टर्मिनल वोल्टता, इस सेल की टर्मिनल वोल्टता मतलब VXY का मान अगर 0 हो तो R1 R2 में संबंध बता रहे हैं क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व यहाँ पे। तो जो पहले हमें धारा निकालनी पड़ेगी, तो टीपीडी निकालने से पहले हमें धारा की आवश्यकता होती है। तो पहले अपन यहाँ पे निकालें धारा का मान। देखिए यहाँ पे धारा निकालें I इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? E नेट अपॉन R नेट से, मतलब नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF क्या होगा? दोनों सेल विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो 2E माइनस E करना पड़ेगा, 2E माइनस E, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस तो एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप में सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो R प्लस R1 प्लस R2 ये दिखा दिया अपन ने, ठीक है। तो क्या हो गया ऊपर? तो E, और नीचे क्या हो जाएगा? ये R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। अब बच्चों हमें ये धारा निकाल ली हमने। अब देखिए हमें टीपीडी निकालना है सेकंड सेल का। जो सेकंड सेल है, गौर देखिए, इसके अंदर धारा प्रवेश कर रही है। ये सेकंड वाला सेल है, इसके प्लस के अंदर धारा प्रवेश कर रही है, मतलब इसके आवेशन की स्थिति है। और कोई सेल के प्लस मतलब प्लस सिरे में धारा प्रवेश कर रही होती है, अर्थात अगर सेल की आवेशन की स्थिति होती है तो उस समय टीपीडी का मान क्या होता है? V बराबर E प्लस IR, ठीक है। तो ये अपन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड का टीपीडी V बराबर क्या जाएगा बच्चों? ये जाएगा V बराबर E प्लस IR। क्यों? क्योंकि आवेशन हो रहा है इसका, ठीक है, आवेशन, क्योंकि हमें इसका आवेशन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे E प्लस IR लगा दिया अपन ने। अब जो उसका मान 0 बोला है तो 0 रख दिया, ठीक है। E एज इट इज है, प्लस I का मान रख दें E अपॉन, अच्छा यहाँ पे R कौन सा बच्चों? यहाँ पे R2 वाला आ रहा है ना, इसको R2 कर देना, R2। तो I का मान रख दो E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, और ये R2, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक काम करें, इस E को उठा के इधर ले आए, तो इस E को उठा के इधर ले आए तो क्या बनेगा? क्या, चलो इस वाली राशि को उठा के इधर ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगी, ये जाएगी माइनस का ER2 बटे में R प्लस R1 प्लस R2 बराबर कितना आएगा? ये E इधर बच जाएगा E। अब जो इस E से इस E को काट दो तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो माइनस R2 आया, बराबर ये राशि इधर मल्टीप्लाई होगी R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। अब इस राशि को उठा के उधर ले आओ तो प्लस हो जाएगी, तो इधर जाके जुड़ जाएगी तो 2R2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? रिजल्ट आ गया R प्लस R1 प्लस 2R2 बराबर 0। तो ये आंसर आ जाएगा, इन तीनों में संबंध आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया अपने श्रेणी क्रम का। चलो एक और क्वेश्चन देखें श्रेणी क्रम पे ही आधारित। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि n ग्रेटर देन 4 समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब कुल सेलों की संख्या 4 से ज्यादा है, जैसे कि 5 है या 6 है या 7 है, मतलब 4 से ज्यादा संख्या है, कह रहा है कि श्रेणी में जुड़े जहां दो सेलों की ध्रुवता विपरीत दिशा में, तो जितने भी सेल हैं उसमें दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए टोटल 10 सेल हैं, 10 में से 2 सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, तो सीधे सेल कितने बचे? 8। सीधे कितने बचे? 8, ठीक है। तो अब कह रहा है तो किसी भी एक विपरीत ध्रुवता वाले सेल का टीपीडी ज्ञात करो। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, ये दिखा दी मैंने, 2 सेल उल्टे दिखा दिए। जितने भी सेल थे उसमें 2 सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से ये E, R, ये भी सेल E, R 2 सेल उल्टे जुड़े हुए हैं। तो देखो इनका अगर EMF देखें तो कितना आएगा? 2E, और दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2R। तो नेट EMF तो आएगा 2E, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2R। बाकी कितने सेल बचे? जैसे आपसे कहा मैंने टोटल सेल 10 थे, 10 में 2 उल्टे हैं, तो सीधे कितना है? 8। 8 कहां से आया? 10 में से 2 घटाने पर, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पे कुल n सेल हैं जिसमें से 2 सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, तो सीधे सेल कितने बचे? n-2। तो जो सभी सीधे सेल हैं उनका मैंने एक रिजल्टेंट सेल दिखा दिया, एक सिंगल सेल, उनका परिणामी सेल में दिखा दिया। तो परिणामी सेल
तो दिखा देंगे उसका EF कितना आएगा n-2e और रेजिस्टेंस क्या आएगा n-2r, क्योंकि सीधे सेल कितने बचे थे n-2 सेल सीधे थे, तो उनका परिणामी EF तो ये आ गया और ये परिणामी रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है, इस दिशा में। अब बच्चों देखो ये सेल इस दिशा में धारा देना चाहते हैं और ये वाले सेल इस दिशा में, लेकिन ज्यादा सेल कौन से हैं, ये वाले, क्योंकि आपसे बोला 4 से ज्यादा संख्या है इनकी तो अपने आप ज्यादा आएंगे। जैसे 4 से 5 हो गया तो 5 में से 2 सेल उल्टे हैं, सीधे कितने हैं 3, तो ज्यादा संख्या कौन सी, ये वाली संख्या ज्यादा है ना, तो इसके अनुसार धारा पारित होगी, जिससे धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से परिपथ में, इस प्रकार धारा पारित होगी। अब कह रहा बच्चों तो किसी भी एक सेल विपरीत ध्रुवता वाले, ये विपरीत ध्रुवता वाले किसी भी एक सेल, मान लो ये सेल है की टीपीडी हमें ज्ञात करनी है, विपरीत ध्रुवता वाले किसी भी एक सेल की टीपीडी ज्ञात करनी है, तो आपसे कहा बच्चों टीपीडी ज्ञात करने से पहले धारा पता होनी चाहिए, तो पहले धारा निकालनी पड़ेगी। तो धारा निकालें I बराबर ई नेट अपॉन आर नेट करके, ई नेट अपॉन आर नेट। और बच्चों ई नेट का मान देखिए, ये सेल इसको मैं पूरे को बोल दूं E1, इसको बोल दूं E2, ये E1 और ये E2, तो हम देख रहे हैं E1 E2 दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी EF क्या आएगा E1 माइनस E2, ठीक है, तो यहाँ पे E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बड़ा सेल माइनस छोटा सेल कर देंगे तो E1 माइनस E2 से ये n माइनस 2e माइनस 2e, यह क्या E1 माइनस E2 कर दिया, बटे में तो रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 का, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस है तो नेट रेजिस्टेंस जुड़ता ही है हमेशा, कभी माइनस होता ही नहीं है, तो n माइनस 2R प्लस 2R, क्योंकि श्रेणी क्रम में नेट रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर, तो बच्चों ये ऊपर जाएगा n माइनस 4e तो ऊपर ही हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R सॉरी NR, ये आ गया I का मान। अब देखो बच्चों सेकंड यहाँ पे टीपीडी निकालनी है हमें, टीपीडी निकालें तो टीपीडी निकाल रहा हूं मैं, किसकी विपरीत ध्रुवता वाले की टीपीडी निकाल रहा हूं, तो टीपीडी V इक्वल टू क्या आएगा E प्लस आई आर। अच्छा E प्लस आई आर क्यों, यहाँ भी E प्लस आई आर क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों गौर से यहाँ से धारा जा रही है, इसमें एंटर कर रही है, तो वापस यहाँ पे देखें इस सेल के धन सिरे में धारा एंटर कर रही है, तो इसलिए यहाँ इस सेल का भी क्या हो रहा है, आवेशन। तो जब भी जिसका हम टीपीडी निकाल रहे हैं सेल का, उसका अगर आवेशन हो रहा होता है तो V बराबर E प्लस आई आर होता है, ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं आवेशन की ही स्थिति है, आवेशन की स्थिति है, ठीक है, तो V बराबर E प्लस आई आर, तो E का मान कितना, E का मान तो फिर यही सही, I का मान रख दो यहाँ पे, I का मान रख देंगे n माइनस 4e अपॉन एन आर इंटू आर, ठीक है, यहां से बच्चों R से R कट गया, अब इनमें से E कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा n माइनस 4 अपॉन एन, एलसीएम को भी खोल दें तो n बटा n तो 1 हो गया, फिर माइनस का 4 बटा n हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या 2 माइनस 4 बाई एन, जिसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 2 बाई एन ये आ जाएगा इसका आंसर, ये लो, ये निकाल लिया अपन ने टीपीडी, किसका निकाला, इस वाले सेल का, विपरीत ध्रुवता सेल का। हाँ अगर पूछा कि सीधे वाले सेल, किसी भी एक सीधे वाले सेल की टीपीडी ज्ञात करो, तो उसके लिए हम क्या करते, V बराबर E माइनस आई आर करते। क्यों करते बच्चों V बराबर E माइनस आई आर, क्योंकि सीधे सेल से धारा निकल रही है, सीधे वाले सेल से धारा निकल रही है, तो उसके लिए तो हमें V बराबर E प्लस आई आर करके निकालना पड़ता, V बराबर E माइनस आई आर करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका तो निरावेशन हो रहा होता ना, V बराबर E माइनस आई आर लगाते। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें, ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए अपने किसके बच्चों, श्रेणी क्रम पे आधारित। चलो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं समांतर क्रम का, ये रहा बच्चों समांतर क्रम में, इसमें आपसे कह रहा बच्चों देखो ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा तीनों इस प्रकार से आपस में समांतर जुड़ रही हैं। देखो बच्चों ये पूरी शाखा, बीच वाली शाखा और ये शाखा, इन तीनों के एक सिरे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दूसरे सिरे यहाँ पे आगे जुड़ रहे हैं, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य तीनों शाखाएं क्या है आपस में समांतर क्रम बना रही हैं। तो समांतर क्रम बना रही हैं, हमसे कह रहा है 1 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है, तो 1 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है, तो एक तरीका तो ये बच्चों यहाँ पे कि हम किसका उपयोग करें, केवीएल की सहायता से, जो बड़ा सेल है उससे धारा निकाल दें, आगे विभाजन करते जाएं तो उससे भी निकल जाएगा, उससे थोड़ा लेंथी पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ सेलों के संयोजन के अनुसार। देखिए बच्चों इस पूरी शाखा को एक सेल मान लो, ये इसका ईएमएफ हो जाएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध, इस पूरी शाखा को एक सेल मान लो, ये ईएमएफ हो जाएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। हमें इस शाखा में धारा निकालनी है, तो जिसमें धारा निकालनी होती है उसको तो हम छेड़ते नहीं, उसको एज इट इज रहने देते हैं। देखिए सॉल्यूशन अपन समझे इसका, तो इस 1 ओम को तो मैं छेड़ नहीं रहा, एज इट इज है 1 ओम, देखिए 1 ओम को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको नहीं छेड़ा, 1 ओम को तो एज इट इज है, ठीक है, 1 ओम एज इट इज है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये सेल और ये सेल इनका निकाल रहे हैं समांतर संयोजन, तो समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कल आपको समझाया था मैंने कि सेल यहाँ पे अगर समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में ई नेट का मान क्या होता है, E1 R2 प्लस E2 R1,
अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो ऊपर E1 R2 माइनस E2 R1 आता है या फिर E2 R1 माइनस E1 R2 आता है। तो देखते हैं क्या आना चाहिए। देखिए बच्चों गौर से, यहाँ पे देखो ये E1 R1 है, ये E2 R2। तो पहले इस E1 को इस R2 से गुणा करें, कितना आएगा 3 छंग 18, ठीक है। और एक बार E2 को गुणा करेंगे R1 से, कितना आएगा 4 3 12। तो बड़ा कौन है, 12 बड़ा या 18 बड़ा है, 18। तो हम देख रहे हैं इसको इससे गुणा करने में जो मान 18 आ रहा है वो मान बड़ा है, मतलब E1 R2 का मान बड़ा है। तो ध्रुवता भी किसके अनुसार आएगी, E1 के अनुसार। E1 R2 का मान अगर बड़ा होता है तो ध्रुवता आती है E1 के अनुसार, और अगर E2 R1 का मान बड़ा है तो ध्रुवता आती है E2 के अनुसार। तो यहाँ पे जो ध्रुवता आएगी इस सेल के अनुसार आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं E1 R2 का मान बड़ा आ रहा है, तो इसके अनुसार। तो यहां से अपन ने ये दिखा दिया, ये इस तरह से बच्चों ये आएगी ध्रुवता इस तरह से, ये दिखा दिए लो, ठीक है, दिखा दिए अपन ने। ये ई नेट और ये आर नेट। क्या है ई नेट का मान, आर नेट का मान, यहां लिखते हैं देखो बच्चों, यहाँ पे ई नेट का मान क्या आएगा, ई नेट बराबर बड़ा कौन है E1 R2। तो E1 R2 मतलब 3 इंटू 6 माइनस, अच्छा माइनस ही क्यों हो रहा है, तो गौर से किए यहाँ पे E1 R2 माइनस E2 R1 क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ये जो सेल है ये इस बिंदु की ओर धारा देना चाहता है, ये वाला सेल इसकी ओर, मतलब दोनों सेल विपरीत दिशा ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक सेल अलग दिशा में धारा देना चाहता है, एक सेल अलग दिशा में धारा देना चाहता है, दोनों विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 बटे में R1 प्लस R2 कर देंगे तो 3 प्लस 6, तो कितना जाएगा बटा, ये ऊपर तो क्या 18 माइनस 12 बटा 9, ठीक है। 18 माइनस 12 में लगता है ऊपर तो जाएगा 6 और जाएगा नीचे 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 बटा 3 वोल्ट। तो ई नेट का मान तो कितना है बेटा, ये तो है 2 बटा 3 वोल्ट। अब आर नेट का मान है कितना आएगा, तो आर नेट का मान गुणा बटा योग कर दे इसका, तो यहाँ पे ये 3 इंटू 6 मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर रहा हूं, तो कितना जाएगा ये 2 ओम, तो ये जाएगा ये 2 ओम, ठीक है, 2 ओम आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये एक सिंगल लूप बच रहा है, अब सिंगल लूप में धारा क्या होगी, एक सिंगल लूप बचा है तो सिंगल लूप में धारा इस प्रकार से ये आई धारा जाएगी, आई धारा दोनों में समान आएगी, सिंगल लूप बच रहा है, सिंगल लूप मतलब श्रेणी क्रम, सिंगल लूप मीन्स श्रेणी क्रम। तो यहाँ से आप आई निकालें, नाउ आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर नेट। तो ई नेट का मान तो कितना है इस ब्रांच में 2 बटा 3 है, तो 2 बटा 3 रख दिया, और आर नेट का मान क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो 1 प्लस 3, तो कितना हो गया 2 बटा 9 एम्पियर, 2 बटा 9 एम्पियर, ये इसका आंसर जाएगा, धारा का मान 2 बटा 9 एम्पियर। क्लियर। चलो अब एक चीज और सिखाओ बच्चों, यहाँ पे मान लो इस 1 ओम में धारा नहीं पूछता, 1 ओम में धारा नहीं पूछता, आपसे पूछता कि यहाँ पे कि आप ज्ञात करो इस 6 ओम में धारा का मान क्या होगा, पूछ सकता है आपसे कि 6 ओम में धारा ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक नोट के रूप में लिख लें, नोट के रूप में 6 ओम में धारा ज्ञात करो, 6 ओम में धारा, तो जो 6 ओम में अगर आपसे धारा पूछे क्या होगी, तो उस केस में अब देखिए जिस भुजा में धारा ज्ञात करनी है उसे हमें नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज बनाना है। तो चलो पहले एक बार डायग्राम दोबारा बना दूं, मैं क्या कहना चाहता है, देखिए डायग्राम, देखिए इस तरह से एक बार फिर से मैंने डायग्राम बना दिया इसका, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है। यहाँ पे इस जगह ये 3 और इस जगह ये 3 वोल्ट है, तो ये कितना है मान 3 ओम, ये बच्चों यहाँ पे 1 ओम है, 1 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे ये 4 वोल्ट। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है कि इस 6 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस भुजा को नहीं छेड़ना, इस वाली भुजा को, हमें इन दोनों का निकालना है परिणामी सेल, किसका, इस भुजा का और इस भुजा का। बोला कैसे निकालें, यहाँ तो सेल तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे परिणामी सेल, यहाँ तो चलो ठीक है ये सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ तो है ही नहीं सेल, केवल प्रतिरोध दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाली भुजा में कोई सेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 0 वोल्ट मान सकते हैं, कोई सेल नहीं है, इसका मतलब है एक मान लो एक सेल है, इसका मान 0 वोल्ट है, कह सकते हैं। ये देखो इस तरह से, यहां मैंने इस तरह से एक सेल मान लिया, इस तरह से ये ले लिया 0 वोल्ट का सेल, लेता हूं 0 वोल्ट का सेल, ठीक है। अब बच्चों देखो हो गए 2 सेल, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल, दोनों सेल क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम। अच्छा ये दिशा मैंने इधर ही क्यों दिखाई, उधर क्यों नहीं दिखाई,
इधर इसलिए दिखाई, से फायदा है करेगा, ये सेल है, इसका भी धन से इधर है, इसका भी धन से इधर दिखा दिया, ताकि सूत्र कौन सा बन जाए, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर दोनों सेलों की उल्टी दिखाओगे तो हमें सोचना पड़ता है कि E1R2 माइनस E2R1 करें या E2R1 माइनस E1R2 करें, तो ये समस्या ना हो तो इससे बढ़िया है ना, तो हम यहाँ पे दूसरा सेल जो मान रहे हैं दोनों की ध्रुवता एक ही दिशा में दिखाएं, प्लस वाली, ठीक है। चलो, ताकि यहाँ बच्चों E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सेल मान लिया। अब यहाँ पे हम निकाल रहे, पहले ये दोनों सेल में दिख रहे हैं, इनका निकाले थे रिजल्टेंट, इसका निकालें रिजल्टेंट, क्योंकि हमें इस भुजा को नहीं छेड़ना। तो बच्चों इसका ई नेट आर नेट निकालें तो क्या आएगा, इसका ई नेट आर नेट देखिए, इसका ई नेट आर नेट निकालें तो E1 ई नेट का मान क्या जाएगा, इसका ई नेट बराबर, तो दोनों E1R2, तो E1R2 मतलब 3 इंटू 1 प्लस E2R1 मतलब 0 इंटू 3 बटे में R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 1, तो कितना बच्चों है, ऊपर तो कितना है 3 और नीचे 4, 3/4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं किसका मान, R का मान, तो यहां से इसका R नेट क्या जाएगा, R नेट बराबर गुणा बटा योग कर दें तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 3/4 ओम, ठीक है। R नेट का मान 3/4 ओम आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें, मतलब इन दोनों सेल को हटा के मैं एक सिंगल सेल लगा सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैं हटाने जा रहा हूं और उसको एक सिंगल सेल लगाऊंगा, इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल सेल लगाने जा रहा हूं, इस तरह से देखिए, ये लो यहां से हटाया, इसकी जगह मैं एक सिंगल सेल का उपयोग करूंगा, क्योंकि हमें इस वाली भुजा को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसको हटा के मैंने एक सिंगल सेल लगा दिया, उसकी ध्रुवता कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, पॉजिटिव, ये लो, ये अपने ई नेट आर नेट के मान ये लिख दिए इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक सिंगल लूप बच रहा है, देखिए एक सिंगल लूप बच रहा है, ठीक है। देखो गौर से, ये वाला सेल है इस दिशा में जाना चाहता है, ये वाला भी इस दिशा में, तो दोनों में धारा की दिशा समान दिशा में देना चाहते हैं, तो आई कुछ इस तरह से प्रवाहित होगी, आई धारा इस तरह प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आई का मान निकालें, आई बराबर ई नेट डैश अपॉन आर डैश नेट, ठीक है। डैश को लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो सेल है ना बेटा, एक तो ई नेट वाला सेल है और एक ये 4 वोल्ट है। देखो बच्चों, ये सेल इधर देना चाहता है, ये भी इधर, दोनों सेल समान दिशा में धारा देना चाहते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम के अनुसार दोनों समान पोलैरिटी के अनुसार जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में दोनों समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, तो ये भी इधर देना चाहता है, ये भी इधर देना चाहता है धारा, ठीक है। तो दोनों धारा समान दिशा में देना चाहते हैं, तो जुड़ जाएंगे, तो ये तो कितना आएगा 3/4 और प्लस ये कितना है 4 बटे में आर नेट अपन देखें तो एक तो 6 और एक 3/4 है, तो 6 प्लस 3/4, तो ऊपर तो कितना जाएगा, ये जाएगा 19/4 और नीचे कितना आएगा बेटा, ये जाएगा 27/4, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया 19/27, ये आ जाएगा रिजल्ट 19/27 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ये आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 तो हो गए श्रेणी क्रम के और एक अपन ने सॉल्व किया समांतर क्रम का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। अब बच्चों मॉड्यूल के अंदर और भी एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल आपने नहीं किए हो तो उनको अब नोट कर लेना क्वेश्चन को, एग्जांपल 41, 42, 43 ऑफ मॉड्यूल के तीनों जो सॉल्व एग्जांपल हैं काफी अच्छे सॉल्व एग्जांपल हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम पे भी देखा है, इसमें 2 क्वेश्चन श्रेणी क्रम के, एक समांतर क्रम का है, तो ये तीनों क्वेश्चन नोट करने ही करने हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर कॉपी के अंदर नोट 3 तो मैंने करा दिए, 3 आप इनको नोट कर लेना, उससे बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने ये पढ़ा बच्चों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके अंदर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों देखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में, चलो इससे पहले आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझा दूं। ये नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है एक श्रेणी क्रम संयोजन पे, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। इसमें बोला गया बच्चों इस प्रकार से, n समान सेल हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, n समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं बताया जाए तो अपन क्या मानेंगे, सभी को समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि I वर्सेस n ग्राफ बनाना है, मतलब धारा का n के साथ ग्राफ क्या आएगा ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पहले अपन यहाँ पे धारा निकालें, कैसे निकालेंगे, I बराबर ई नेट अपॉन आर नेट करके, ई नेट अपॉन आर नेट। अब देखो सारे के सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सारे के सारे नेट ईएफ कितना जाएगा, एन ई के बराबर, नेट ईएफ तो एन ई जाएगा और नेट आंतरिक प्रतिरोध क्या जाएगा, एन आर, ठीक है। अब यहाँ पे n से n कट गया, कितना गया ये E अपॉन R। तो यहाँ से देखिए इस I का जो मान है n पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं नॉट डिपेंड ऑन एन, नॉट डिपेंड ऑन एन, आई का मान एन पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट लाइन आ जाएगा, मतलब इस तरह ग्राफ आएगा, आई का एन के साथ ग्राफ, आई वर्सेस एन ग्राफ, कांस्टेंट लाइन। बस ये आंसर हो गया इसका, तो आई का मान एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। पर इसमें क्या बच्चों, तो इस प्रकार से ये कई सारे सेल, एस सेल है, पहली शाखा में एस सेल, दूसरी में भी एस सेल, ऐसे करते करते टोटल पी शाखाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, पी ब्रांचेस हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें टोटल देखो कितनी शाखाएं हैं, पी शाखाएं हैं। हमें यहाँ पे इसके साथ फिर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इस आर में धारा का मान बताना है क्या होगा। तो जो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए पहले पहली शाखा में सारे के सारे सेल श्रेणी क्रम है, तो नेट ईएमएफ तो क्या जाएगा एस ई, और नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका एस आर। ऐसे ही सेकंड शाखा के लिए एस ई एस आर, ऐसे नेक्स्ट के लिए सबके लिए प्रत्येक ब्रांच के लिए एस ई कोमा एस आर बनेगा, ये लिख दिया मैंने एस ई एस आर, एस ई कोमा एस आर, ऐसे करते करते प्रत्येक ब्रांच, टोटल पी ब्रांचेज है। ठीक है, लिख दिया बच्चों। अब देखिए ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं, सारी सारी शाखाएं हैं, क्या बना रही है आपस में, समांतर क्रम संयोजन। और अपन जानते हो जो समांतर क्रम संयोजन में सेल का जो नेट ईएमएफ है वो एक सेल के बराबर ही आता है, तो जो प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है एस ई, वही बनेगा नेट ईएमएफ एस ई। ठीक है, नेट ईएमएफ तो एस ई बन रहा है, और जो नेट रेजिस्टेंस है हम जानते हैं पी ब्रांचेस अगर समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/p गुना हो जाता है, तो 1/p गुना कर दें, मतलब एस आर बटा पी हो गया ये। ठीक है, और ये आर आई सही, धारा आई। अब यहाँ पे आई का मान क्या होगा, देखिए आई बराबर कैसे निकाल लेंगे, ई नेट बटा आर नेट करके। तो ई नेट का मान तो अपने देख लिया कितना है, एस ई आर है, और आर नेट का मान कितना है यहाँ पे, आर प्लस एस आर बटा पी, ये लिख दिया अपन ने। ये आ गई टोटल धारा, आ गई प्रतिरोध आर में। ठीक है, बात पहले पड़ी। चलो अब यहाँ बच्चों इसके अंदर देखें, इसके अंदर जैसे आपको मैंने पहले भी एक चीज समझाई थी, अगर हमें किसी प्रतिरोध पे अधिकतम शक्ति चाहिए होती है तो उस प्रतिरोध का मान हम किसके बराबर करते हैं, रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर। तो हम कह सकते हैं देखिए एक स्टार पॉइंट ग्रुप में, ठीक है, आर पर अधिकतम शक्ति हेतु, आर पर अधिकतम शक्ति हेतु इस आर का मान क्या होना चाहिए, इसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर। तो यहाँ पे देखें आंतरिक, इस आर का मान इसके आंतरिक प्रतिरोध कितना बन रहा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान एस आर बटा पी, तो इसका मान एस आर बटा पी के बराबर होना चाहिए आर का मान। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों यहाँ पे यूं पूछ रहे कि इस मिश्रित क्रम संयोजन में टोटल सेलों की संख्या कितनी है, कुल सेल कितने हैं। तो देखो पहली शाखा में एस सेल थे, दूसरी के अंदर भी एस सेल, ऐसे टोटल पी शाखाएं हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या जाएंगे, एस इंटू पी हो जाएंगे। टोटल सेल अपन देखें यहाँ, कुल सेल क्या जाएंगे, एन बराबर एस इंटू पी। कुल सेलों की संख्या कितनी बेटा, एन बराबर एस इंटू पी, ये हो सकती है। ठीक है, अपन देख लिया। चलो अब उसके बाद देखें इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर बराबर 1.2 पॉइंट आर पे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने हेतु सम्मित मिश्रित क्रम संयोजन में कम से कम कितने सेलों की आवश्यकता होगी। सम्मित का मतलब बच्चों यहाँ पे जैसे एस सेल है शाखा में, इसका अगली के अंदर भी एस सेल है, अगली में एस सेल है, मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 सेल है शाखा में, इसमें 15 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 2 है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक शाखा में समान सेल होने चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं सम्मित मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो सम्मिति बना रखा है मैंने डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह देखिए, हमें आर का मान दे रखा है, अधिकतम शक्ति प्राप्त करनी है तो न्यूनतम सेलों की संख्या कितनी आवश्यक होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो अभी आपको बताया था मैंने, अधिकतम शक्ति के लिए आर का मान क्या होना चाहिए, एस आर अपॉन पी। तो आर बराबर ये लगा रहा हूं मैं, एस आर बटा पी। तो यहां से हम देखें हमें इस आर का मान कितना दिया है, 1.2 आर, तो 1.2 आर रख दिया मैंने। ठीक है, बराबर एस आर बटा पी। तो यहां से आर काट दो, तो यहां से एस बटा पी का मान क्या जाएगा, देखिए ये जाएगा एस बटा पी का मान, यह आएगा 1.2। तो 1.2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 6/5, 6/5, या चाहो तो हम उसको 12/10 भी लिख सकते हैं, 18/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। सबसे छोटे से छोटा मान क्या आएगा, 6/5। ठीक है, सबसे छोटे पदों में लिखें तो 6/5 आएगा, अर्थात इस s का न्यूनतम मान कितना बनेगा, 6, ये s मिन बनेगा, और ये p का न्यूनतम मान कितना बनेगा, 5। ठीक है, बाकी और तो अगर 12/15 12/10 करेंगे तो s का मान तो ज्यादा आ रहा है, 12 हो जाएगा, p का मान 10 हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम मान क्या आएंगे s और p के, 6/5 आएंगे। ठीक है, तो s और मिन आगे p। अब देखो मैं n का मान न्यूनतम पूछा है, तो n बराबर क्या होता है, s इंटू पी। n का न्यूनतम मान निकालना है तो s और p के भी न्यूनतम मान हमें काम में लेने पड़ेंगे। मतलब इस प्रकार से देखिए n मिन बराबर क्या आएगा, s मिन इंटू
पी मिन, ठीक है। एस मिन का मान कितना है बच्चों 6, पी मिन का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 30। तो कुल सेलों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी हो गई 30, ये अपन देख लिया, ठीक है। कुल न्यूनतम सेलों की संख्या 30 ही आ गया आंसर। ऐसे बच्चों एक और एग्जांपल है मॉड्यूल के अंदर दे रखा है मोर क्वेश्चन के फॉर्म में, सोल्व एग्जांपल 44 ऑफ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसको भी आप नोट कर लेना, समझना, वो भी इसी पे आधारित है, अधिकतम शक्ति पे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो उसको नोट कर लेना समझते हुए, ठीक। कॉपी के अंदर जरूर होना चाहिए, रिवीजन टाइम पे अपन कॉपी पढ़ते हैं मेन तो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक अपने क्या पढ़ लिया बच्चों, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, सेलों के संयोजन के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ तक बच्चों अपन ने सेलों के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन तक को पूरा पढ़ लिया अपन ने। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइसेस मतलब मापन के उपकरण, ठीक है। मापन के उपकरण में से पहले अपन देखते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये आपको मैंने पहले समझाया था। तो अपन ने कहा था बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं, इस प्रकार से PQRS जुड़े होते हैं, ठीक है। PQRS और बीच में हमने गैलोमीटर जोड़ रखा है G, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी का यहाँ पे एस में बैटरी धारा आई आ रही, इधर अंदर जाएगी, अंदर धारा का विभाजन होगा और अंदर परिपथ धारा घूमती इस प्रकार से प्रवाहित होगी, ठीक है। यहाँ बच्चों ये इसको A बिंदु, B बिंदु, ये C और ये D बिंदु नाम दे दिया अपन ने। फिर आपको बताया था मैंने कि यदि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, मतलब इसका अनुपात P बटा Q बराबर R बटा S है, तो इस समय इस C बिंदु और D बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान। कब? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो उस कंडीशन में C और D बिंदुओं पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, इसलिए C और D के मध्य विभवांतर 0 आएगा, अर्थात धारा मापी के सिरों पर विभवांतर 0 होगा, इसलिए इसमें धारा क्या आएगी 0। IG का मान मतलब गैलोमीटर में धारा क्या होगी 0, क्यों? क्योंकि C और D पर विभव समान है, अर्थात इनके मध्य विभवांतर 0 है, इसलिए धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन बोलते हैं। अब तो इस स्थिति में मतलब ब्रिज संतुलित है, मतलब P बटा Q बराबर क्या है R अपॉन S। अब आपने क्या किया, इस G को उठा के यहाँ लगा दिया, इस E को उठा के यहाँ लगा दिया, तो E को उठा के यहाँ लगा रहे हैं, प्लस सिरा ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। G और E की स्थिति आपने इंटरचेंज कर दी, तो भी हम देखें अब G का आ गया, यहाँ आ गया G आ जाएगा। इसके अंदर हम देखेंगे धारा अभी भी कितनी रहेगी 0, मतलब अभी भी धारा 0 रहेगी, अर्थात ब्रिज अभी भी संतुलित रहेगा, ठीक है। मतलब G में विक्षेप कितना आएगा 0। तो क्या मतलब है कि इस स्थिति में यदि E और G की पोजीशन आपस में बदल दी जाए तो भी ब्रिज संतुलित रहता है, अर्थात G में धारा 0 ही होगी, ठीक है। बात पहले पड़ी। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन अभी आपको समझा मैंने कि P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है, तो IG का मान 0 होता है, परंतु ये रेशियो अगर समान नहीं है तो धारा किधर की ओर प्रवाहित होगी, ये हमें याद रखना है। देखिए यदि P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S है, इफ P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S, तो उस केस में C बिंदु पर वो ज्यादा होता है, मतलब अगर ये प्रतिरोध छोटा है, मतलब P अपॉन Q का मान R अपॉन S से छोटा है, मतलब यार ऊपर वाला अनुपात छोटा है, तो यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होता है। ऊपर का अनुपात छोटा है तो ऊपर विभव ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S, तो VC ग्रेटर देन क्या आएगा VD, तो C पे बिंदु पर विभव ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं धारा किधर प्रवाहित होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यहाँ पे विभव ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है, तो धारा इधर जाएगी C टू D। और अगर बच्चों ये रेशियो ग्रेटर है, मतलब P अपॉन Q का मान बड़ा है, तो C बिंदु पर विभव छोटा आएगा, तो इसलिए आपकी धारा कहाँ जाएगी, D टू C जाएगी, वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए। चलो अब इस पे एक एग्जाम्पल अपन देखें। एग्जाम्पल बच्चों ने देखिए इस प्रकार से 4 प्रतिरोध है, ठीक है, 2/4 और 3/6 अनुपात हम जानते हैं बराबर आता है, मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कंडीशन में अशून्य धारा IG नीचे की ओर प्रवाहित होगी। अभी तो ब्रिज बैलेंस है, IG का मान कितना है 0, तो ये 4 कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन में यहाँ पे धारा IG नीचे की ओर प्रवाहित होगी। बस जैसे अपन यूं कहते हैं कि इस प्रकार से मान लो प्रतिरोध P है, ये P है, ये Q है, ये R और ये S है, ये बिंदु C है बच्चों, और ये बिंदु D है। तो हमें देखना है धारा किधर की ओर प्रवाहित करानी है, C से D की ओर, नीचे की ओर प्रवाहित करानी है। तो बच्चों हम जानते हैं C से D की ओर धारा कब प्रवाहित होती है, C टू D, जब P अपॉन Q लेस देन क्या होता है, R अपॉन S। यहाँ पे सॉल्यूशन समझिए क्या कह रहा हूं मैं। हम देखें P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S हो जाने पर धारा किधर होगी, नीचे की ओर, ठीक है। C टू D अर्थात नीचे की ओर होगी, ठीक है, नीचे की ओर होगी। तो हमें करना क्या बच्चों, हमें P अपॉन Q को लेस देन R अपॉन S बनाना है। अभी अपन देख रहे हैं प्रारंभ में
प्रारंभ में आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे P अपॉन क्यू लेस देन R अपॉन एस, मतलब बराबर R अपॉन एस आ रहा है। 2 ओम बटा 4 ओम बराबर 3 ओम बटा 6 ओम है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, अब लगाते हैं दिमाग यहाँ पे। हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड वाले अनुपात को छोटा करना है। अभी तो दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, हमें लेफ्ट वाला मान छोटा करना है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ो, यदि प्रतिरोध 2 ओम का मान बढ़ाएं, ये 2 ओम है, इसका मान बढ़ाओगे आप, इस 2 ओम का मान बढ़ाओगे तो लेफ्ट साइड वाला जो अनुपात है बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर अंश वाला मान बढ़ा रहे हैं, तो अंश वाला मान बढ़ाने पर क्या होता है, अनुपात बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला मान तो क्या होगा, गलत, ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड में कह रहे हैं 4 ओम का मान बढ़ा है, ये 4 ओम है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस हर वाला मान को बढ़ा रहे हैं तो अनुपात घट जाएगा, कोई बड़ी संख्या का भाग लगेगा, फिर 4 ओम से बड़ा मान ले रहे हैं तो यहाँ पे LHS वाला मान घट जाएगा। तो ही तो करना है हमें, LHS वाला मान छोटा करना है, तो बिल्कुल इससे हो जाएगा छोटा LHS। अब देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3 ओम का मान घटाएं, तो इस 3 ओम का मान घटाओगे, ठीक है, तो इस दाईं तरफ में 3 ओम का मान घटा रहे हो तो ये RHS वाला मान कम हो जाएगा। हमें कम थोड़ा ना करना है, RHS वाला मान तो हमें ज्यादा करना है, तो इसलिए ये भी गलत है। चौथा अपन देखेंगे, कह रहा है 6 ओम का मान घटाएं, तो इस 6 ओम का मान घटाओगे तो इस हर वाला मान को छोटा करोगे तो छोटी संख्या का भाग लगने से RHS का मान बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ही चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या हो गए, सेकंड एंड फोर्थ, ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में अपन देख रहे हैं धारा IG नीचे की ओर प्रवाहित होने लगेगी। आई बात समझ में? तो बच्चों ये तो पढ़ा अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट उपकरण अपन देखें यहाँ पे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज क्या होता है बच्चों? मीटर ब्रिज ये बच्चों एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित उपकरण है। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए, यहाँ बच्चों इसमें 3 ये मेटल स्ट्रिप होती है, मतलब धातु की पत्तियां होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे 3 धातु की पत्तियां हैं, यहाँ बच्चों 3 धातु की पत्तियां हैं, एक ये और एक ये और एक ये, 3 धातु की पत्तियां बच्चों। देखिए एक प्रतिरोध बच्चों R है, उसको हम इसके बीच जोड़ते हैं, ये लिखा है ना RB। RB क्या बच्चों? रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जिसके सहायता से अपन मन चाहा प्रतिरोध काम में ले सकते हैं, अर्थात हमें R का मान पता होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जब भी कभी एक ज्ञात प्रतिरोध की बात की जाए तो हमें प्रतिरोध बॉक्स दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब R यहाँ पे ज्ञात है और जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको यहाँ पे इन दोनों बीच में S, इस यहाँ पे अपन जोड़ते हैं। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पे इस जगह देखिए, ये एक तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक A से B तक, जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब 1 मीटर लंबाई का होता है, तभी तो बोलते हैं मीटर सेतु, मतलब 100 सेंटीमीटर। ये तार बच्चों 100 सेंटीमीटर का होता है, जो कि मैंगनीन या यूरेका का बना होता है। मैंगनीन या यूरेका धातु का बना होता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, बहुत उच्च होती है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंगनीन या यूरेका धातु का उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, फिर यहाँ बच्चों हमने इस D से C के बीच में गैलोमीटर जोड़ रखा है यहाँ पे इस तरह से। कैसे? देखिए ये डायग्राम बिल्कुल एक तरह से संतुलित ब्रिज के रूप में ही है। कैसे बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R और S, ये रहे R और S। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो लंबाई L है, देखिए यहाँ पे लंबाई L और इधर लंबाई कितनी है, 100 - L। इसका प्रतिरोध हम P मान लें, इसका प्रतिरोध Q ले लें, तो देखिए P और Q ये रहे, P और Q क्या है? L और 100 - L के प्रतिरोध है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए जब यहाँ पे एक गैलोमीटर है, इसको हमने इधर एक J से जोड़ दिया, J एक विसर्पी गुंजी होती है, विसर्पी गुंजी। तो गैलोमीटर का एक सिरा D पे जोड़ दिया, दूसरा सिरा विसर्पी गुंजी पे। इस विसर्पी गुंजी को हम इस तार पे अलग अलग स्थान पे टच करते हैं, तो एक बिंदु ऐसा मिलता है पूरी तार पे, केवल एक ही बिंदु ऐसा मिलता है जब इस गैलोमीटर में विक्षेप क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब IG का मान क्या होता है, 0। इसे बोलते हैं संतुलन स्थिति। ठीक है, और ये लंबाई कहलाती है संतुलन लंबाई, मतलब इस A सिरे से दूरी है, मतलब जहां पे बैटरी का धन सिरा जुड़ा था, उस A सिरे से जो दूरी है उसे हम बोलते हैं L, और दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी, 100 - L, क्योंकि टोटल लेंथ 100 थी तो 100 - L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से L का प्रतिरोध P है, 100 - L का प्रतिरोध Q है। तो हम देखें इस प्रकार बिल्कुल एक डायग्राम क्या बन रहा है बच्चों, ये ब्रिज बन रहा है, और यहाँ पे इसमें G में धारा 0 है, तो इसे क्या बोलते हैं, संतुलित ब्रिज। मतलब इस समय R/S का मान किसके बराबर होता है, P/Q के बराबर। तो यहाँ पे लिखा है तार AB पर विसर्पी गुंजी J की एक निश्चित स्थिति पर G में विक्षेप 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इस L को हम क्या बोलते हैं, संतुलन लंबाई कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें, अभी देखिए नाउ, अब देखो इसका जो अनुपात है R/S बराबर क्या होता है बच्चों, P/Q होता नहीं होता संतुलन की स्थिति में। R/S बराबर क्या होगा, P/Q। P और Q क्या है बच्चों? P तो इसका प्रतिरोध है और Q इसका प्रतिरोध है। ठीक है, इसका प्रतिरोध P है, इसका प्रतिरोध Q है। तो हम जानते हैं बच्चों प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो P/Q बराबर आएगा L/100 - L, ये आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई होता है,
क्योंकि अपन ने पढ़ा ना बचपन में फॉर्मूला सिखाया था आपको, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उसी का यूज किया अपन ने। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या होगा? एल अपॉन सो माइनस एल। तो यहां से अपन देखें एस का मान निकालें, अतः एस बराबर क्या जाएगा? एस बराबर आर इंटू सो माइनस एल बटा एल, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं इसका मान, एस का मान। तो पहले संतुलन लंबाई एल ज्ञात कर लेंगे, आर हमें पता होता ही है, यहां रख देंगे तो सूत्र आ गया ये, ठीक है। अब तो देखो, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे देखा संतुलन लंबाई प्राप्त हुई मान लो 35 सेंटीमीटर, 35, ये लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर, तो ये कितनी जाएगी? 100 माइनस 35 मतलब 65, ठीक है। तो संतुलन लंबाई 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब आपसे कहा जाए कि अगर हम आर और एस को इंटरचेंज कर दें, आर को उठा के यहाँ लगा दें, एस को उठा के यहाँ लगा दें, तो बताइए संतुलन लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बेटा, जैसे आपने यहाँ पे आर और एस को इंटरचेंज किए हैं, इधर से ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये जो 100 माइनस 35 थी वो इधर आ जाएगी और ये 35 इधर आ जाएगी, मतलब इधर की लंबाई क्या हुई अब? 100 माइनस 35 मतलब 65। तो न्यू संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी? नई संतुलन लंबाई 65 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ऊपर से आर और एस को इंटरचेंज करोगे तो नीचे की लंबाइयां भी इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये देखा अपन ने, क्लियर। तो ये तो एग्जांपल हो गया। चलो एक और चीज समझाऊं, नेक्स्ट एग्जांपल। आपसे कह रहा है कि एस के लिए संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, मतलब इस अज्ञात प्रतिरोध के लिए संतुलन लंबाई हमें कितनी प्राप्त हो रही है? 20 सेंटीमीटर। नई संतुलन लंबाई एल डैश क्या होगी यदि समान प्रतिरोध एस को एस के समांतर क्रम में जोड़ दें या आर के श्रेणी क्रम में जोड़ दें? दो क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्टार्टिंग कंडीशन है, प्रारंभ में अपन देखें, मतलब जो इनिशियल कंडीशन आपको दिख रही है, इनिशियल कंडीशन में अभी हमने किसी को नहीं जोड़ा, खाली ये कंडीशन है एस। तो इस सूत्र होता है एस बराबर आर 100 माइनस एल। एल कितना था? 20 बटा 20, तो कितना हो गया बच्चों? 80 बटा 20 मतलब 4 आर। तो एस का मान कितना गया? 4 आर, ये हमें प्राप्त हो गया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो प्रारंभ में हम देखा केवल आर ऐसे कनेक्टेड थे, तो एस का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 आर के बराबर। चलो अब पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एस के समांतर क्रम में एक और एस जोड़ दें, ठीक है। मतलब ये एस के समांतर क्रम में एक और एस जोड़ देंगे तो ये परिणामी एस नेट क्या हो जाएगा? s/2। फिर एस के साथ समांतर क्रम में एक और एस लगा देंगे तो एस नेट का मान s/2 आ जाएगा। तो जो इस सूत्र का दोबारा उपयोग करना है s की जगह s/2 का उपयोग करते हुए, क्योंकि s नेट का मान s/2 हो गया है, तो यहां लगा दें s/2 बराबर r, ठीक है, 100 माइनस एल डैश हमें ज्ञात करना है कि एल डैश का मान क्या होगा। तो अब s का मान, अभी s का मान यहां से रख दो समीकरण 1 से, समीकरण से x का मान रख दिया अपन ने, तो क्या होगा? देखिए हमारा पर्पस क्या बच्चा? हमें एल डैश ज्ञात करना है। तो यहां से r कैंसिल, 4 से 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो क्या जाएगा रिजल्ट? गुणा करेंगे तो 2l डैश बराबर 100 माइनस एल डैश, तो कितना हो गया? 3l डैश बराबर 100। तो यहां से l डैश बराबर 100 बटा 3 सेंटीमीटर, क्या जाएगा आंसर? l डैश का मान 100 बटा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि आर के श्रेणी क्रम में जोड़ें। अभी तो अपने समांतर क्रम में जोड़ा था एस के, लेकिन आपसे कह रहा है कि आर के श्रेणी क्रम में, इस जगह इस आर के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं एस, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में एस जोड़ोगे तो आर का नेट मान क्या बन जाएगा? आर प्लस एस, ठीक है। इसका नेट मान क्या बन जाएगा? आर प्लस एस। तो अब क्यों यार वापस इस सूत्र का उपयोग करना है, लेकिन आर की जगह हमें क्या लेना है? आर प्लस एस का उपयोग करना है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे एस तो ऐसी है, लेकिन आर की जगह क्या बन गया? आर प्लस एस बन गया है, ठीक है। 100 माइनस एल डैश बटा एल डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एस का मान रख दो 4r, जो कि ऊपर आया था, आर एस का मान 4r रख दिया अपन ने, ठीक है। तो 100 माइनस एल डैश बटा एल डैश, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों? 4r बराबर 5r, तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर 5, क्योंकि r से r कट जाएगा। 100 माइनस एल डैश बटा एल डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4l डैश बराबर 500 माइनस 5l डैश, तो कितना होगा? 9l डैश बराबर 500, 9l डैश बराबर 500। तो यहां से l डैश का मान कितना आएगा? 500/9 सेंटीमीटर। यह आ गया l डैश का मान 500/9 सेंटीमीटर। बात पहले पड़ी, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे ही कहीं भी एक अन्य अज्ञात प्रतिरोध एक और जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में गुणा बटा योग से निकाल लेंगे। तो ये अपन ने किया, यहाँ पे ये s/2 हो गया था, समांतर क्रम में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये r प्लस एस बन गया था, r का मान, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो अगला एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे इस तरह से डायग्राम है, ये भी मीटर बीज है, ये प्रतिरोध दे रखे हैं, ये तार दे रखी है, ये भी तार कह रहा है। यहाँ संतुलन लंबाई एल है, दिख रही है संतुलन लंबाई कितनी आ रही है? एल आ रही है। अब यदि r को r के साथ शंटित कर दें, ये एक नया वर्ड है शंटित, मतलब शंट कर देना। तो शंट का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम में जोड़ना, ये हमेशा ध्यान रखें। किसी भी प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसे बोलते हैं शंट करना, ठीक है।
तो आगे भी ये याद रखें, आगे भी काम में आएगा शंट, ठीक है। तो आर के साथ, आर को आर के साथ शंटित कर दें, मतलब इस आर के साथ एक और समांतर क्रम में आर जोड़ दें, तो नई संतुलन लंबाई 1.6 L प्राप्त होती है। आर का मान बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझे। देखिए यहाँ बच्चों प्रारंभ में, देखिए समझ आता है क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि ये सूत्र है, जरूरी नहीं कि आपको सूत्र याद हो, जरूरी नहीं कि आपको सूत्र याद हो, भूल जाओ तो क्या करें, तो सिंपल से बच्चों सूत्र ये रटो ही मत, आप तो सिंपल याद रखो कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर होता है, मतलब R बटा S बराबर L बटा 100 माइनस L। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, आराम से सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर के प्रतिरोध का अनुपात नीचे की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा, बस ऐसे याद रखें। तो चलो इसी का उपयोग करूं यहाँ पे मैं, सूत्र से भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको ट्रिक सब तो समझाई, उससे निकालते हैं। 5 बटा R बराबर क्या आएगा, 100 माइनस 100 बटा L बटा 100 माइनस L। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर 2 क्या होगी बच्चों, अब क्या यहाँ पे आपसे क्या किया, आपने R के साथ एक और समांतर क्रम में R जोड़ दिया, क्या मान जाएगा, R/2 बन जाएगा। तो 5/R/2 अगली समीकरण बनेगी 5/R/2 कह दें, या फिर कह दें कि 10 बटा R, एक ही बात है, बराबर क्या हो जाएगा आपकी, यार यहाँ पे संतुलन लंबाई L डैश आ रही है, तो L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब बच्चों 2 समीकरण हो गई, इनको डिवाइड करें, 1/2 करूं, समीकरण 1/2 करोगे तो डिवाइड करने में बच्चों यहाँ पे L का मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा L डैश कितना बच्चों, L डैश का मान रख दो, L डैश का मान कितना था, ये 1.6 L था ना, 1.6 L, नई लंबाई 1.6 L थी, ये 1.6 L रख दी मैंने, 1.6 L। अब इन दोनों को डिवाइड करें आपस में, तो डिवाइड करने पे L का मान आएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर, झूठ नहीं बोल रहा, सोल्व करके निकाला ना, L का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, हमसे क्या पूछा, R का मान, इसको रख दें समीकरण 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 5 बटा R बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 25 बटा 100 माइनस 25 करेंगे 75 हो जाएगा, तो 25 से 75 3 बार कट गया, तो गुणा कर दें तो R बराबर कितना होगा, 5 × 15 ओम। तो इस प्रकार से R का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, ये आ गया 15 ओम। तो यहाँ पे आपने एक चीज और देखी, शंट करना मतलब समांतर क्रम में जोड़ना, ठीक है। तो सिंपल क्या है, जब भी मीटर बीच का क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं होता, इन प्रतिरोध का अनुपात इन लंबाई के अनुपात के बराबर करना होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो ये अपन 2 क्वेश्चन काफी अच्छे सोल्व किए। फिर बच्चों 1-2 क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर दे रखें, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व एग्जाम्पल 70 एंड 71, ठीक है, 70 और 71 दोनों क्वेश्चन आप मॉड्यूल के सोल्व कर लेना, ठीक, कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। बस 4 क्वेश्चन जो है, 2 मैंने कराए और 2 मॉड्यूल वाले, इनको आप ढंग समझ लो, इसका एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप, गलत करना चाहोगे बेटा तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल से, इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों ये आज के लिए इतना बहुत है, अपन ने ये पढ़ ली 2 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, कल और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।